नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज विस्तार से चर्चा कर लेंगे बाजार की। बाजार ने आज लाइफ हाई बनाया है। नितिन जी पूछ रहे हैं कि जो लोन बैंकिंग कंपनी रहती हैं या जो NBFC रहती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी रहती हैं, उन कंपनियों में क्या क्या चीज़ देखनी होती है। देखो क्या है कि पैसा लेने के लिए जनरली कोई मना करेगा नहीं। आप समझो, अगर मैं आज 1 करोड़ रुपए लेकर बैठा हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप मेरे से कौन कौन पैसा लोगे, तो इन कंपनियों को दिक्कत कहाँ आती है, जब वो पैसा रिकवर करना होता है। आपने फेसबुक पे बहुत सी रील देखी होंगी कि जब उनको देवी आ जाती है, जब आप माइक्रो फाइनेंस बैंक या वो छोटे जो माइक्रो कंपनी होती है जो समूह वगैरह में लोन दे देती है, तो वो क्या है, जब जब वसूली के लिए जाते हैं, होता क्या है कि आपने 10 समूह औरतों को लोन दे दिया, और जब आप वसूली करोगे, वसूली में आपका कितना रिटर्न आ रहा है वो डिपेंड करता है। क्योंकि जब रिटर्न नहीं आता तो ये क्या करते हैं, उस पैसे को आगे कर देते हैं। मतलब बोले एक काम करो, ये समूह कंप्लीट हो गया, अगले वाले में कर दो और पहला इसे दे दो, इस तरह से कर देते हैं। तो उस समय पे इनकी समस्या आ जाती है। तो ये ध्यान रखें कि रिकवर करने में बहुत समस्या आती है। निफ्टी ने आज लाइफ हाई बनाया। निफ्टी ने आज 26,310 का आज लाइफ हाई बनाया है, 14 महीने बाद बना है। बैंक निफ्टी ने भी 59,866 का लाइफ हाई बनाया है और लाइफ हाई बना के ही कारोबार किया है। हालांकि ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन दोनों ने लाइफ हाई बनाई है। सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भी बढ़िया तेजी देखने के लिए मिली, लेकिन फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर तुम बात करोगे कि आज FII-DII का क्या रहा, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1966 करोड़ रुपए की फिर से आज बिकवाली कर दी है। जो आपको दिख रहा था कि बाजार में बहुत वॉलिटिलिटी थी, कि ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, उसके पीछे कारण यही था कि आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। अगर DII की बात करोगे तो 3551 करोड़ रुपए की DII ने खरीदारी करी है। आज 63वें दिन उन्होंने माल खरीदा ही है। रुपया हमारा 79 रुपया 40 पैसे पे कारोबार कर रहा है। और बात करोगे बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स जो है 99 के आर पास बना हुआ है। सोना 1,25,000 पे कारोबार कर रहा है। चांदी 1,61,000 के पार पहुंच गई है। हांगकांग और चीन के जो बाजार हैं उनमें 10 पॉइंटों की ही तेजी है, बस ना के बराबर है। आज जो अमेरिका के बाजार हैं, आज अमेरिका के बाजारों में छुट्टी है, मतलब शांति है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अमेरिका में आज छुट्टी है। छुट्टी के कारण पूरा सेंटीमेंट सुधरा हुआ है। बिटकॉइन 90,800 का कारोबार कर रहा है। तो बिटकॉइन में थोड़ी बहुत तुम ये मान के चलो 80,000 से 10,000 US डॉलर, अमेरिका US डॉलर के आसपास रिकवरी लौटी है। और अमेरिका के जो बाजार हैं वो जो 3 दिनों से लगातार तेजी पे चल रहे थे, और उनकी जो आज छुट्टी है वो कहीं ना कहीं बाजार में अच्छा ही संकेत है। क्योंकि अगर वो खुले और मान लो नीचे गिर के खुले, तो हम तो गैप डाउन ओपन होना तय है। मतलब अगर अमेरिका का बाजार सपोज करो 500 पॉइंट गिरा है, तो हम 100 पॉइंट तो वैसे ही गिर जाते हैं कि यार भाई इसका सम्मान रखना है, तो ये रो रहा तो हम भी रो लो। अगर समझ लो कि अभी बड़े ट्रिगर क्या है, देखो क्या है। सबसे पहले तो कल जब बाजार बंद हो जाएगा, उसके बाद में GDP के आंकड़े आने वाले हैं। तो GDP के आंकड़े एक तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर रहने वाला है, वो ही दशा और दिशा तय करेगा। और अगले हफ्ते जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है RBI की, 5 तारीख के आसपास, और 5 तारीख को ही पता चल जाएगा कि इस बार रेट कट होने वाला है या नहीं होने वाला। रेट कट इन द सेंस कि रेपो रेट में बदलाव होगा क्या नहीं होगा। अगर रेपो रेट में बदलाव हुआ और इस बार GDP के आंकड़े भी अच्छे आ गए, तो बाजार में आपको 1000 से 1500 पॉइंटों की जो है तेजी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर GDP के आंकड़े भी खराब आ गए और रेपो रेट में भी बदलाव नहीं हुआ, तो बाजार में आपको 500 से 1000 पॉइंटों की नीचे की ओर जो रिस्क है वो अभी खुली हुई है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जैसे आज आपने देखा कि बाजार ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुलते ही फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और बाजार में ये सेंटिमेंट चलता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि बाजार में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई या बाजार 1000 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे क्रैक्ट भी हुआ ना, तो ये पक्का है कि नीचे से खरीदारी आएगी 100%। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसके पीछे तथ्य है, फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है ना, जो मतलब म्यूचुअल फंड है ना, वो पूरे कैश में बैठे हैं। और कैश में बैठे हैं। अब वो जिन्होंने उनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, उन्हें NAV में प्रॉफिट कैसे दिखा पाएंगे। वो प्रॉफिट तभी दिखा पाएंगे जब वो नीचे के भाव में खरीदेंगे। तो जब भी स्टॉक गिरेगा शेयर बाजार में, जब भी करेक्शन आएगा, ये ध्यान रखना कि नीचे से खरीदारी लौट आएगी। और खरीदारी भी
FII DII नहीं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, क्योंकि उनको पास तो पैसा आना ही है भाई। हर साल हर महीने 30,000 करोड़ रुपया SIP के माध्यम से आ रहा है। अब वो कहीं ना कहीं तो स्टॉक में तो खरीदेंगे ही ना, खरीदेंगे जब तो उनके म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉफिट दिखा पाएंगे। और प्रॉफिट दिखेगा तब तो भाई ये देखो नीचे से खरीदारी आएगी जब भी म्यूचुअल फंड मतलब बाजार गिरेगा, ये पक्का मान लो अब 100%। कारण देखो, मतलब मैक्वारी ने निफ्टी की, सेंसेक्स का 1 लाख का, निफ्टी का 30,000 का टारगेट दे दिया है, जेफरीज ने दे दिया है, तुम्हारा गोल्डमैन सैक्स ने दे दिया है। मतलब जो बड़े बड़ी अमेरिका की ब्रोकरेज फार्म है ना, उन्होंने निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का, उनको जो अपना टारगेट था ना FI 2026 और 27 के लिए, वो अपग्रेड कर दिया है। जनरली अपग्रेड करने से होता क्या है कि जब आपकी जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है ना, जैसे मान लो मैं कोई बड़ा ब्रोकरेज फर्म हूँ और मैंने बोल दिया कि यार मुझे लगता है कि ये स्टॉक, इसकी जो वैल्यू है ना रियल में, ये 500 नहीं है, ये 700 है, तो मेरी देखा देख और लोग भी उस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि मैंने बोला है। तो ये जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है ना, इन्होंने अगर भारत की निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनकी अगर वेटेज बढ़ाई है, मतलब इनकी जो इन्हें अपग्रेड किया है ना, तो उससे कहीं ना कहीं जो FII है ना, वो लौट आएंगे भारत में। अब जो है ना तुम्हारा मैक्सिको भी खुजली लगी है। मैक्सिको किस बात की खुजली लगी है? मैक्सिको भी बढ़ाने जा रहा है टैरिफ। हाँ जी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए और टैरिफ लगाने के बाद उसने क्या किया कि मैं सब पे टैरिफ लगाऊंगा, और अपने यहाँ तो महंगाई करी वो सेकेंडरी है, बट उससे उसने जो टैरिफ लगाए उससे बेनिफिट कमाया, अपने देश में पैसा कमाया। अब वो जो राग है वो अलापने लगा है मैक्सिको। मैक्सिको कह रहा है कि मैं फार्मा, ऑटो, या अभी मैक्सिको में जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां और देश क्या करते हैं कि मैक्सिको के अंदर जाकर अपने प्लांट और मतलब फैक्ट्री डाल लेते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट बना के अमेरिका बेचते हैं। अगर आपने सपोज करो 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट यहाँ से भेजे, तो वो 1 करोड़ के कितने हो जाएंगे? 1.5 करोड़। वहाँ से भेजेंगे तो 1 करोड़ पर टैक्स कितना लगेगा? 5%। तो इस बात को लेकर के मैक्सिको के दिमाग में खुजली मच गई है कि यार हम भी तो पैसा कमा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि यही पैसा कमाए और हम ना कमाएं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ट्रंप के पास में जो उसने सबको याद दिला दिया। देखो इससे भारत के कौन कौन से जो सेक्टर है ना वो प्रभावित होंगे। अगर मैक्सिको टैरिफ लगाता है तो ये जान लो कि भारत के कौन कौन से जो व्यापार है वो प्रभावित होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा फार्मा प्रभावित होगा, ऑटो सेक्टर प्रभावित होगा, क्योंकि भारत की बहुत सी कंपनियां हैं जो कि वाया मैक्सिको में ट्रेड करती हैं और वाया मैक्सिको के अमेरिका व्यापार करती हैं। कारण क्या है कि मैक्सिको का ऐसा कहना है कि जिस देश के साथ में हमारा FTA नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उन देशों पे हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो फार्मा कंपनी के शेयरों पे भी दिखेगा, ऑटो कंपनी के शेयरों पे भी दिखेगा, वो आपको खुद ही दिखने लगेगा। और अभी ये टैरिफ क्लियर नहीं हुआ है कि कितना लगाना है, मतलब ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। वो तो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने 15 से 20% के आसपास लगा रखा था ना, अब उसे बढ़ा के वो 30% या 35% के आसपास में करने वाले हैं। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन उसके मन में भी खुजली तो मच गई है कि मैं भी टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका ने जो चीन के ऊपर जो मतलब एक टैरिफ लगा रखा था ना, उसकी जो सीमा थी ना वो आने वाले 1 साल तक के लिए और बढ़ा दी। मतलब चाइना की ओर ट्रंप ने जो रुख था वो नरम किया है। वो ऑल ओवर जो ग्लोबली से कंपनियां हैं या ग्लोबल जो ट्रेड है ना, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्यों है कि अगर ये दोनों लड़ते हैं ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि 2 सांड लड़ेंगे तो झुंड का नाश होगा। ये टैरिफ लगाएगा फिर वो टैरिफ लगाएगा, बोलो तू इसके साथ मत खड़ा होना, तो उसके साथ मत खड़ा होना। अगर ऐसे सेंटिमेंट बनेंगे तो जो और विश्व के जो बाजार हैं ना उनके अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि यार अब पता नहीं अमेरिका कौन सा एक्शन ले ले, पता नहीं अब चाइना कौन सा एक्शन ले ले, पता नहीं रियल अर्थ मटेरियल बंद कर दे, पता नहीं क्या बंद कर ले। तो ये दोनों लड़े ना, आपस में बनाए रखें, बस बातचीत करते रहें। और जैसा इन्होंने अभी अपनी व्यापार को लेकर के 1 साल की जो बात समय सीमा बढ़ाई है ना, वो पूरे ग्लोबल के लिए अच्छा ही संकेत है। अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेमों की, तो वर्ष 2030 में अब हम ना भारत में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होगी। देखो इससे पहले हमने वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो कि हमारे दिल्ली में हुए थे और अब होने जा रहे हैं। मतलब ये हमें 15 साल बाद एक तरह से मौका मिला है और ये भारत के लिए एक अच्छी चीज़ें है, क्योंकि हम ना पहले या 2010 में मेज़बानी की थी, अब वर्ष हम 2030 में मेज़बानी करेंगे। मेज़बानी का जो शहर रहने वाला है वो रहेगा अहमदाबाद,
क्योंकि अहमदाबाद में भाई अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बनाया है, काफ़ी मतलब दिल्ली ना रख के उन्होंने अहमदाबाद रखा। बहुत से लोग इसमें भी कमेंट करेंगे कि भाई इसे गुजरात क्यों लेके चले गए, इसे यूपी में क्यों नहीं रखा, बट हमारे देश में है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मतलब एक कहना है ना कि वो कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरा भाई है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम मेजबानी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है अगर विश्व के लिए भी और भारत के लिए तो खासकर है ही। इरडा जो कि टेलीकॉम मंत्री है, अभी आप देखो कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो अस्पताल हैं, इन दोनों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं, उन झगड़ों के बीच में जो इरडा है ना, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो क्लेम वगैरह देखती है, उन्हें बीच में आकर इनका समझौता करना पड़ा है। दरअसल मामला क्या है, अस्पताल का कहना ये है कि जो ये कंपनियां हैं ना, ये कंपनियां समय पे पेमेंट नहीं करती, और इन कंपनियों का कहना ये है, इनका तर्क ये है कि अस्पताल की सेम बीमारी के लिए ज़्यादा पैसा वसूलता है। तो हो क्या रहा है कि इस बीच में इन दोनों की सुलह करने के लिए इरडा को, जो कि तुम्हारा रेगुलेटरी है, जैसे सेबी है ना स्टॉक मार्केट के लिए, ऐसे ही इंश्योरेंस के लिए इरडा है, तो इरडा को बीच में आकर के इनके समझौता करना पड़ा है कि भाई आप ना एक तो समय फिक्स करो, कि समय सीमा बिल्कुल फिक्स करो कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर पैसा मतलब देना ही देना है क्लाइंट को। क्योंकि अगर क्लाइंट ने इंश्योरेंस ले रखा है और बीमा कंपनियां उसे पैसा नहीं दे रही हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। अब समझो बात को, देखो इरडा, बीमा कंपनी और जो तुम्हारा अस्पताल है, इन तीनों के बीच में एक चीज़ को लेकर के मंथन चल रहा है। मंथन क्या है कि जैसे स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, ऐसे ही एक हेल्थ एक्सचेंज बनने जा रहा है। हेल्थ एक्सचेंज का कहना क्या रहेगा, अगर ये हो जाता है, अभी इस पर केवल बात चल रही है, इसका ये है कि एक तो 1 महीने मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आपको क्लेम सेटल करके देना पड़ेगा, और 100% क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए कंपनी को। और मतलब हालांकि अस्पतालों के ऊपर कुछ रेट बाध्यता रख दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और अब आपको मतलब अगर आपने क्लाइंट को डिस्चार्ज कर दिया ना, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, तो पेशेंट को डिस्चार्ज करने के 3 घंटे के अंदर कंपनियों को पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी एक्सचेंज के माध्यम से जो भी इरडा नियम लाने वाला है वो नहीं मानती है, तो उसके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान किया जा रहा है कि भाई उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, और जो कैशलेस नहीं करेगा उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाएंगे। हालांकि अस्पतालों ने बंद भी कर दिए थे इसी चक्कर में कुछ दिन। तो साथियों, मेरा कहना ये है, दरअसल मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी कुछ क्वेरी रहे उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें। आपको डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप शेर खान के साथ जा सकते हो, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।